रोजा दौरा जम्मू कश्मीर आज से जम्मू और श्रीनगर में मुख्तलिफ टीमों से होंगे मुलाकी। सहरी नज़रसानी के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी। महकमे टूरिज्म की जानिब से 2 रोजा मानसबल फेस्टिवल का आज रस्म इफ्तिताह। सयाहों को मानसबल की तरफ रागिब करने के लिए प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। महकमे से वाबस्ता अफसरान रहे प्रोग्राम में मौजूद। छानपुरा श्रीनगर में कायम अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम। डॉक्टरों की कमी की वजह से बीमारों को हो रही है मुश्किलात। इंतजामिया से तवज्जो की अपील। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन उर्दू खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो 5 रोज़ा दौरे पे जम्मू कश्मीर जो है आ रहा है और आज दौरे का पहला दिन और आज इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं टीम है वो जम्मू पहुंची है और बताया जा रहा है कि समरी नज़रसानी की भी तैयारियां की जा रही है अगर हम इलेक्शन को लेकर बात करें, क्योंकि ईवीएम्स की बात हो रही है। इस दौरे के दौरान ईवीएम्स ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इसमें एक बड़ी बात यह भी आ रही है कि 27 तारीख को जो प्रोग्राम चलाया जाएगा श्रीनगर में भी ईवीएम मशीन के हवाले से और जो AROs हैं या EROs जो है उनके साथ भी मुलाकात होगी, उनको भी इलेक्शन की तैयारी के हवाले से उनके साथ बातचीत होगी। और 27 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स के साथ एक अहम इजलास जो है तलब किया जाएगा। 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं उनके साथ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर यहाँ पे आए हैं वो उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ मीटिंग लेंगे। तो ये सारा मामला क्या है, पहले डिलिमिटेशन कमीशन जो था उन्होंने अपनी तैयारियां मुकम्मल की, उसके बाद वोटर्स जो लिस्ट बनाए गए हैं वो भी तकरीबन आखिरी मरहले में जा पहुंचे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और अब इस बीच में इलेक्शन कमीशन का दौरा ये किस तरफ जा रहा है, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, इस पे हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी बराह रास्त हैं। हिलाल खैर मकदम है आपका। पहले डिलिमिटेशन कमीशन जो है उन्होंने अपनी जो तैयारियां हैं मुकम्मल की है, कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया गया है, उसके बाद वोटर्स लिस्ट जो है वो भी मुरतब किए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आखिरी मरहले में है और इस बीच में अब इलेक्शन कमीशन का दौरा है जम्मू कश्मीर। आप इस सारे मरहले को किस नज़र से देखते हैं? अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि ईवीएम्स को जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस हवाले से बात होगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से बात होगी, मगर दूसरी जानिब इलेक्शन की बात नहीं की जा रही है। मगर आपका तजुर्बा, आपका तजिया, ये सारे जो मामलात हैं ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल रूफ, हम जब देखते हैं ये इलेक्शन प्रोसेस को, हालांकि जो कुछ अभी हो रहा है, चाहे जो समरी रोल रिवीजन है, इस हवाले से जो अक्टूबर 31 की तारीख रखी गई है ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमेशा से ही किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी यूटी के अंदर जब इस तरह का प्रोसेस चलाता है तो ये उनकी एक जिम्मेदारी होती है और इस काम को सही तरीके से अंजाम देने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर के साथ जब इसको जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ देखा जाता है तो ये साफ दर्शाता है कि आने वाले वक्त में यहां तक कि इसी साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस मुतवक्का है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कही गई है या ऐसी खबरों की कोई तस्दीक नहीं की गई है, ताहम तरदीद भी नहीं की गई है, क्योंकि मुल्की स्तर पर हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें आए रोज जो है वो गर्दिशों में रहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अक्टूबर के वस्त में या नवंबर के आखिर तक इलेक्शन कराए जा सकते हैं। रूफ, आज जो ये टीम 5 मेंबरी टीम जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, ये टीम न सिर्फ स्पेशल रिवीजन के लिए हैं बल्कि जो तरबियती प्रोग्राम है उस हवाले से भी है, क्योंकि कल ही के दिन जो जम्मू के अंदर ये मीटिंगें हुई है, एक वर्कशॉप हुआ है, उसमें ईवीएम्स के साथ साथ जो वीवीपैट जो है उस हवाले से जो ज़रूरी लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उन्हें तरबियत दी गई है, उन्हें इसके ख़राब या सही दुरुस्त करने के हवाले से तरबियत फराहम की गई है। न सिर्फ इतना, जो ये टीम है
یہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز جو ہے الیکٹورل کمشنرز جو ہے ان کے ساتھ بھی میٹنگ کرے گی, اے آر اوز کے ساتھ بھی میٹنگ کرے گی, اے ای آر اوز کے ساتھ بھی میٹنگ کرے گی, اور جو کچھ بھی لاہ عمل اس کے لیے مرتب دینا ہے وہ اس پر تیاریاں جو ہے مکمل کر رہے ہیں. یہ صاف درشاتا ہے کہ آنے والے وقت میں جموں کشمیر کے اندر الیکشنوں کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن جو اپنا کام ہے, جو اپنا پروسیجر ہے, جو اپنی ذمہ داریاں ہے اس کو نبھا رہا ہے. ہلال ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ حتمی اعلان سے اگرچہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں ہوا ہے ابھی کب الیکشن ہوں گے یہاں پہ جموں کشمیر میں, مگر تیاریاں جو زوروں شور سے چل رہی ہے. مگر دوسری طرف اگر بات کریں تو کئی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب جموں کشمیر کے انتخابات کو لے کر بیان بازی کر رہے ہیں. اگر ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کریں تو کئی بار جو لیڈران ہیں مختلف لیڈران, ہوم منسٹر سے لے کر جو راجناتھ سنگھ ہے انہوں نے بھی پچھلے حالیہ دنوں میں کہا کہ جموں کشمیر میں حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں. آرٹیکل ایبریگیشن کے بعد کئی حالات جو ہے وہ پٹری پہ لوٹ کے آ رہے ہیں. اب جموں کشمیر میں انتخابات ہوں گے, یعنی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کریں, کل انہوں نے شروعات جس طرح کی جموں کشمیر میں, اپنی پارٹی کی بات کریں, عوامی رابطہ مہم جو ہے لگاتار سلسلہ جاری ہے. تو کہیں نہ کہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے کہ کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے انتخابات کا. دیکھیے روف, الیکشن کمیشن یا مرکزی سرکار جموں کشمیر کے اندر انتخابات کرائیں یا اس حوالے سے کوئی اعلان کرے یا اس حوالے سے جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے وہ داخلہ وزارت کیا دیں گے, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ہم ضرور یہ کہنا چاہیں گے کہ اس سے پہلے جو آثار مل رہے ہیں, داخلہ وزیر کے بیان سے لے کر ڈیفنس منسٹر کے بیان تک جو آثار مل رہے ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور اسی کا احساس یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہے, کیونکہ ڈی ڈی سی الیکشنز میں یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز خواب خرگوش میں رہی, کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے یا سرکار کی جانب سے ایک دم اعلان کیا گیا اور اس کے بعد یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسرسائز کرنے میں ٹائم لگا ہے اور انہیں بہت کم وقت ملا ہے, جس کی وجہ سے اب انہیں وہ احساس اور خوف بھی ہے کہ کہیں اس بار بھی الیکشن پہلے یعنی اسمبلی الیکشن سے پہلے اچانک اعلان نہ کیا جائے اور ہماری تیاری نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی پی سے لے کر نیشنل کانفرنس سے لے کر اپنی پارٹی سے لے کر عام آدمی پارٹی سے لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی, یہاں تک کہ کانگریس کی جانب سے بھی اب اس مہم کی شروعات کی گئی ہے. ڈور ٹو ڈور جو ہے مہم جو ہے شروع کی گئی ہے. پی ڈی پی کی جانب سے نہ صرف کل بھی میٹنگ تھی, نیشنل کانفرنس کی جانب سے بھی میٹنگیں تھی, بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے بھی کل پروگرام تھا, اور اس کے علاوہ پی ڈی پی آنے والے دنوں میں بھی اب تیاریوں میں جٹی ہوئی ہیں. تو کہیں نہ کہیں الیکشن سے پہلے جو الیکشن کا ماحول ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ جموں کشمیر کے اندر شروع ہو چکا ہے, اور عین مطابق جو اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اکتوبر کے وسط سے لے کر نومبر کے آخر تک جموں کشمیر کے اندر الیکشنز ہو سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے حصے کے لیے اپنا زور جو ہے لگا رہی ہے. بالکل, اور لوگوں کو مائل کرنے کے لیے بھی بیانات جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں. آپ نے ہلال بات کی ہے لوگوں کی عوامی رابطہ مہم جو ہے پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے شروع کی گئی ہے. الطاف بخاری جو لگاتار جو ہے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو عوامی رابطہ مہم ہے اس کو چلاتے آ رہے ہیں, اور آج بھی کہیں نہ کہیں ان کا سری نگر میں ہی پروگرام ہے. پر بیانات جو ان کے ہیں وہ بیانات کافی کچھ کہہ رہے ہیں, کیونکہ حالیہ دنوں میں کل انہوں نے ایک بیان دیا تھا اننت ناگ میں جا کے, جہاں پہ انہوں نے جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی ان کی مخالفت کی, مگر ایک بیان انہوں نے دیا کہ میں جب سرکار میں آؤں گا تو کچھ اہم چیزیں جو ہے جموں کشمیر کے کر کے جاؤں گا. پاور کو جس طرح وہ فری کریں گے 50% وہ چھوڑیے, مگر ایک بڑا بیان یہ ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ لا کو میں جموں کشمیر کی عوام کو واپس دلواؤں گا. کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ لا جو ہے وہ جموں کشمیر کی عوام کو واپس مل سکتا ہے؟ دیکھیے روپ, دو حصے ہیں آپ کے سوال کے. ایک یہ کہ جو چناوی منشور ہوتا ہے وہ تقریباً اپنی پارٹی نے اپنے ان جلسوں جلوسوں یا کنونشنز کے اندر جو ہے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ حکومت میں آ گئے تو اس کے بعد وہ کیا کچھ کرنے والے ہیں. حالانکہ آفیشلی ان کا جو منشور ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. الیکشن سے پہلے ایسا کچھ ہو جائے گا کہ جب وہ باضابطہ طور پر ایک ڈاکومنٹڈ جو منشور ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس میں لگ رہا ہے کہ یہی ساری چیزیں ہوں گے جو انہوں نے کل لگ بھگ 10 کے آس پاس نکات گنے ہیں وہ ہوں گے. لیکن جہاں تک اسٹیٹ سبجیکٹ کا تعلق ہے, مجھے یاد ہے کہ سید محمد الطاف بخاری کئی بار پریس کانفرنسز میں یا میرے ساتھ انٹرویوز میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے یا یہ کہیں نہ کہیں 35A کے ساتھ وابستہ ہے,
اور یہ اس پر کوئی بھی فیصلہ لینے کا جو اختیار ہے وہ مرکزی سرکار کا ہے, پارلیمنٹ کا. اور دوسری بات, اگر اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, کوئی چینج ہو سکتی ہے, تو وہ آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے ہو سکتی ہے. اور کل انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ حکومت میں آ گئے تو وہ اسٹیٹ سبجیکٹ لائیں گے. تاہم انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کیا وہ اسٹیٹ سبجیکٹ اسٹیٹ اسمبلی سے لائیں گے, کیا اتنا اختیار اسٹیٹ اسمبلی کو ہوگی یا یو ٹی اسمبلی کو ہوگی, یا کہ پھر وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو مائل کریں گے اس چیز کے لیے. اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی. لیکن بائی اینڈ لارج جو آئین کو جاننے والے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پاس اور خاص طور پر یو ٹی کی اسمبلی کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوں گے آج کی ڈیٹ میں کہ وہ پارلیمنٹ کی رولنگ کو یا پارلیمنٹ کے قانون کو جو ہے اوور رول ہو جائے. تو اس طرح سے ان کا بیان ایک سیاسی بیان تصور کیا جا سکتا ہے, کیونکہ الیکشن سے پہلے اس طرح کے بیانات جو ہے سیاسی لیڈران سے آج تک بھی ہم سنتے آئے ہیں اور آج کے بعد بھی ضرور سننے کو مل سکتے ہیں. چلیے, بہت بہت شکریہ ہلال تفصیلات دینے کے لیے. آج سیاسی بیانات جو ہے ہم آج تک سنتے آئے ہیں اور آج کے بعد بھی یہی اس طرح کے بیانات جو ہے وہ دیکھے جائیں گے, کیونکہ بات سیاست کی ہو رہی ہے. اور الطاف بخاری کی عوامی رابطہ مہم میں جہاں وہ بیانات دے رہے ہیں, وہ کل بھی انہوں نے اننت ناگ میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے خلاف یا جو یہاں کی باقی ریجنل پارٹیز نیشنل کانفرنس کے خلاف جس طرح بیان بازی کی ہے, تو پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے جو لیڈران ہیں انہوں نے اپنا رد عمل پیش کیا. جموں کشمیر اپنی پارٹی کو خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, یہ کہنا ہے پی ڈی پی کے ایڈیشنل سپوکس پرسن روف بٹ کا. ان کا کہنا ہے کہ جو اپنی پارٹی ہے اس کو خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اپنی پارٹی کو. اور اب جب حالات بدل گئے ہیں تو محمد الطاف بخاری اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور اس طرح الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. اور نیشنل کانفرنس نے بھی جو ہے الطاف بخاری کے بیانات کو لے کر بات کی ہے کہ الطاف بخاری کے پاس کوئی منشور نہیں ہے, اس وجہ سے وہ اس طرح جو ہے بیانات عوام کے سامنے دے رہے ہیں اور عوام کو مائل کرنے کے لیے اس طرح جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے لیڈران نے کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, انہیں خاص ایک مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. اب ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں یوز اینڈ تھرو کیا گیا. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے, جب آپ اسٹیٹ سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں اس کے معنی کہ آپ 35A 370 کو بحال کی بات کرتے ہیں. جو ہمارا ڈے 1 سے موقف ہے کہ 35A 370 ریسٹور ہونا چاہیے اور یہاں جو ہے مسئلے کشمیر پہ پیش رفت ہونی چاہیے, تب جا کے یہ خون خرابہ رک سکتا ہے. باقی جہاں تک ان کا سوال ہے, ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ان کے ذاتی مفاد تھے جو اب سب کے سامنے یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے, انہیں خود بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ بول رہے, اسٹیٹ سبجیکٹ ہے کیا بیسکلی؟ اسٹیٹ سبجیکٹ از بیسکلی اے پارٹ آف آرٹیکل 370. سو یہ ان کو اپنے دماغ میں مجھے لگتا ہے کوئی کنفیوژن ہے, یا تو ان کو 370 کے بارے میں کوئی معلومات ہے نہیں, یا تو وہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. مطلب ایک بات ایک جگہ پہ ایک سٹیٹمنٹ, دوسری جگہ پہ دوسری سٹیٹمنٹ. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں ان کے دماغ میں ہے کیا, یہ کیا 370 کو مطلب یہ چاہتے ہیں وہ واپس آئے, یا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو 370 بھول جانا چاہیے. یہ اپنی ہی, میں کل ہی ان کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے بولا 370 کو بھول جائیے. سو انہوں نے صرف اور صرف کنفیوژن کریٹ کی ہے اور کچھ نہیں. ناظرین, بات ذرا کریں گے ٹورزم کے حوالے سے. اور اگر اس سال کی بات کریں, ونٹر سے لے کر سمر کی بات کریں, تو ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ جموں کشمیر میں سیاحوں کو دیکھنے کو ملی ہے, اور جس کے لیے محکمہ ٹورزم کے افسران کو سراہنا بھی مل رہی ہے سرکار کی طرف سے. اور اسی سلسلے میں آج محکمہ ٹورزم نے سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے اور یہاں پہ لانے کے لیے مانسبل فیسٹیول کا انعقاد کیا. یہ 2 روزہ فیسٹیول جس کا آج رسم ابتدا سیکرٹری ٹورزم سرمد حفیظ اور ڈائریکٹر
टूरिज्म डॉक्टर जीएन इत्तू ने किया है। एक अच्छी खासी तादाद जो है वहाँ पे लोगों की मौजूद रही, रंगारंग प्रोग्राम्स भी वहाँ पे किए गए हैं और मानसबल को प्रमोट करने के लिए, मानसबल में बाहर के सयाहों को रागिब करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का आज इनेकाद किया गया था। नाज़रीन, बात महकमे तालीम की करें क्योंकि सरकार के बयानात और महकमे तालीम की तरफ से सरकार की तवज्जो पिछले दिनों भी हमने देखा कि यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, खासकर चीफ सेक्रेटरी का जो बयान आया था कि सरकार की कोशिशें हैं महकमे तालीम में सुधार के लिए, बेहतरी के लिए और जहाँ कहीं भी कमियाँ हैं उनको कम करने के लिए जो महकमा है, महकमे के जिम्मेदारान हैं वो काम कर रहे हैं। मगर अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूलों की ऐसी हालत है जहाँ पे बच्चों का पढ़ना, पढ़ाई करना या तालीम हासिल करना बड़ा ही दुश्वार हो रहा है, क्योंकि अगर आपके किसी स्कूल में 150 के करीब तलबा व तलबात ज़ेर तालीम है और वहाँ पे सिर्फ 3 कमरे होंगे तो बच्चे किस तरह तालीम हासिल करते हैं, ये लोग जो है ये लोग सवाल करते हैं। और कई इलाकों से हम देख रहे हैं इसी तरह की सूरत हाल है जहाँ पे सरकार को फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए, नहीं हो रहा है और कोई जो ज़मीन सतह की तब्दीली है वो देखने को नहीं मिल रही है। हमला पत्ती राजवाड़ा का इलाका है और यहाँ का जो गवर्नमेंट बॉयज़ अपर प्राइमरी स्कूल है, स्कूल में 120 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ेर तालीम हैं, तलबा व तालिबात जो है वो ज़ेर तालीम है और स्कूल में सिर्फ 3 कमरे हैं। स्कूल 3 कमरों पे मुश्तमिल है, वो भी एक खस्ता जो बिल्डिंग है वहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है। एक कमरे में 3-3 क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है, तो किस तरह बच्चे जो है वो बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं, किस तरह बच्चे जो है वो एक इंटेंशन से वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ राजवाड़ा के स्कूल की हालत नहीं है, बाकी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। स्कूलों में यही सूरत हाल है जहाँ तब्दीली नहीं आई है, जहां बदलने की बातें ज़रूर की गई है मगर ज़मीनी सतह पे वो तब्दीली नहीं आई है। स्टूडेंट्स ने और वहां के जो स्कूल के हेड हैं उन्होंने हमारे साथी शमीम अहमद के साथ बात की है, स्कूल में किस तरह की मुश्किलात उनको आ रही है, वो क्या कह रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास 9 क्लासेस हैं, 117 बच्चे हैं हमें, तो 9 क्लास में हम 3 रूम हमें अवेलेबल है यहाँ, तो 3 क्लास कमरों में हमें 9 क्लास बिठाने पड़ते हैं। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो ग्राउंड की यहाँ सिचुएशन है, फेंसिंग की का मसला है। इसी तरह जो रेन वाटर है जो ऊपर से आता है नीचे, हमें इधर स्कूल के नीचे से बहता है, तो इसके लिए हमने देखा है यहाँ, हमने बहुत कोशिश की है, अंदर से ये जो वरांडा है इसको भी ठीक किया, बाहर से भी इसको ठीक किया, पानी फिर भी आता है, इधर से आता है इधर जाता है, तो बच्चों को चलने में भी दिक्कत पेश आती है। वो बिल्डिंग जो आगे है वो बहुत पुरानी है, वो शायद 83 की है शायद, तो वो डैमेज हुई है। तो इस पर भी हमने बहुत कोशिश की, रिप्रेजेंटेशन भी 2-3 दफा हमने किया है, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? हमारे टीचर रोज आते हैं और हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें बहुत मुश्किल होती है। एक क्लास में 2 टीचर आते हैं और अलग अलग बुक्स पढ़ाते हैं, हमें इसके में समझने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर जगह की बहुत कमी है, यहाँ पर 8 क्लास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 ही क्लास हैं। हमें इसके लिए बहुत हमें दिक्कत होती है समझने में। हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें हमारी ये मुश्किलात एडमिनिस्ट्रेशन दूर करे। यहाँ पर फेंसिंग भी नहीं है, हमें बहुत दिक्कत होती है। क्या अपील रहेगी आपकी तरफ, जडियो साहब या सीओ साहब या जी साहब, क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? हमारी यही अपील है कि हमारी इस प्रॉब्लम को चलिए, राजवाड़ा के स्कूल में जो वहाँ पे ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स हैं उनको मुश्किलात हो रही है तालीम हासिल करने में, और उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी मुश्किलात को कम किया जाए, एक नई बिल्डिंग जो है उनके लिए दी जाए वहाँ पे, ताकि वो बेहतर तरीके से तालीम हासिल। इधर बात करें छानपुरा श्रीनगर की, वहाँ पे जो कायम अस्पताल है वो बुनियादी सहूलियत से महरूम है। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है और जिसकी वजह से इलाके के जो बीमार वहाँ पे जाते हैं उनको मुश्किलात हो रही है। 50 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया है और इसमें
एक्सरे प्लांट जो वहां पे लगाया गया है मगर उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। डेंटल सेक्शन पूरा अस्पताल में बैठ चुका है, काम नहीं कर रहा है। ऑपरेशन थिएटर 2 बनाए गए हैं जिनको इस्तेमाल में अभी तक नहीं लाया गया क्योंकि वहां पे जो टेक्नीशियन उनको चाहिए थे वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ अस्पताल में स्टाफ की कमी की वजह से जो वहां पे बीमार आ रहे हैं या तीमारदार है उनको मुश्किलात हो रही है। 10 साल से ये मुश्किलात इस अस्पताल में हो रही है लोगों को, और बार बार लोगों को बताया जा रहा है कि अब इस अस्पताल में जो मुश्किलात लोगों को उसको कम करने के लिए काम किया जाएगा और इंतजामिया उस पर काम कर रही है, मगर अभी तक कोई ज़मीनी सतह पर सूरत हाल नहीं बदली है। ये श्रीनगर का इलाका, श्रीनगर का छानपुरा इलाका, जहाँ पे इस तरह का एक अस्पताल जो है बनाया गया है, ये हालांकि ये अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत भी काम कर रहा है, तो उस स्कीम के तहत तो इसमें सारी फैसिलिटीज़ होनी भी चाहिए थी मगर अवेलेबल नहीं है। तो छानपुरा, नटीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पे जो बीमार आ रहे हैं इलाज के लिए उनको या तो वापस ही लौटना पड़ता है या दूसरे अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में जाके बीमारों का इलाज करना पड़ रहा है क्योंकि अस्पताल में बुनियादी सहूलियत नहीं है, जिसका लोग जो है वो जिसका वजह से लोग बात करें। और लोगों ने आज साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया था अस्पताल के बाहर। तो आज भी वही हालात हैं कि एज अ डिस्पेंसरी आज से 5-6 साल पहले था, लेकिन आज भी हमें लगता है कि फंक्शनल बिल्डिंग बड़ी हो गई है, जो इसकी इमारत है वो बड़ी हो गई है, लेकिन फंक्शनल एज अ डिस्पेंसरी ही कर रहा है। हालांकि यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, लेकिन बार बार आवाम का ये कहना है, रिहायशी लोगों का ये कहना है कि जैसे वर्क फ्लो में होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। कोविड के दौरान इमरजेंसी में यहाँ पर बहुत सारी सर्जरीज की गई, अच्छे से ऑपरेट हुआ, लेकिन कोविड के बाद जैसे एक इमरजेंसी का ही दोस्त था, उसके बाद जो कॉमन पब्लिक है इलाके की, उसको कोई इसकी फैसिलिटीज नहीं मिली। तो हमारी ये अपील है कि अगर आपने इसको एक डिस्पेंसरी से हॉस्पिटल कन्वर्ट किया, आपने सारी दुनिया में ये बात चलाई कि हमने एक हॉस्पिटल बना दिया, हमने एक हॉस्पिटल बना दिया, तो उसको वर्क जो है वो फुल फ्लेजेड किया जाए। लोग बार बार एक मामूली से अपने इलाज के लिए अगर प्राइवेट। चलिए, छानपुरा में अस्पताल के हवाले से लोग बात कर रहे थे, मुश्किलात हो रही है, वहाँ पे आवाम को बुनियादी सहूलियत नहीं है। इधर छानपुरा में ही एक और एहतजाज हुआ है और ये हाउसिंग कॉलोनी छानपुरा में एहतजाज किया है। वहाँ पे जो आवाम रह रही है वहाँ औरतें जो हैं वो घरों से बाहर आई क्योंकि जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो अब स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। खासकर अगर हम टाउन्स की बात करें, कॉलोनीज़ की बात करें या शहर की बात करें तो स्मार्ट मीटर्स जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। लोगों का कहना है कि ये जो हाउसिंग कॉलोनी छानपुरा की आवाम है, गरीब आवाम वहाँ पर रह रही है और ये उन पर इजाफी बोझ है, तो ये वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने चाहिए। जिस तरह ये सिस्टम वहाँ पे चल रहा है उसी तरह इस सिस्टम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। महकमा नज़रसानी करे। और ये एहतजाज मुख्तलिफ इलाकों से लोग कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स में जो चार्जेस बढ़ जाते हैं वो चार्जेस जो है लोग नहीं दे सकते हैं। जिस तरह की मुश्किलात में अभी आवाम है, कोविड-19 की वजह से यहाँ का जो सारा कारोबार जो है वो काफ़ी मुतासिर हुआ। इससे पहले आर्टिकल एब्रिगेशन में काफ़ी वक्त बंद रहने की वजह से यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उन पे काफ़ी असर पड़ा है। तो आवाम को मुश्किलात हो रही है, तो स्मार्ट मीटर्स ना लगाए जाए, ये आवाम की महकमे से अपील है। सर यह छानपुर हाउसिंग कॉलोनी लागान स्मार्ट मीटर मगर ये बसान गरीब मे मोल 6 रेतन आसान बिहित 6 रेतन कार कर अमुक हेकू तुम पूरे छानपुरस वन तुम वन मे ये सात रपये 2000-3000 ये सात रपये 2000-3000 इन बह हेका भर अगर बह वन अच्छा बह बर हाफ रेट मगर हु 100 कड़न मे दम रेत बकायत तुम करो इंसाफ गरीबन हुन इंसाफ करो तुम ये तिमन इलाकन गसान ये बड़ बड़ मुलाजिम रोजान तम त्रिक इलाकों ये इलाका तुम करो इंसाफ अस पे। नाज़रीन, छानपुरा की आवाम एहतजाज कर रही है थी स्मार्ट मीटर्स को लेकर। यदि बात करें तो कोविड के मामलात में इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अब मामलात जो है वो बढ़ रहे हैं और इंतजामिया की लोगों से गुजारिश है कि जो SOPs है SOPs का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, गैदरिंग्स जो है उनको अवॉइड किया जाए। हालांकि यहाँ पे अगर देखें तो जो अहतमाम किया जाता है सरकारी सतह पे फंक्शनों का उनको तो अलाउ किया जाता है, मगर अगर कहीं और कहीं गैदरिंग होती है तो उनको लेकर बताया जा रहा है कि आप एहतियात करें और SOPs का पालन करें। लोगों से भी जो यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं कोविड-19 के हवाले से उनका कहना है कि बुखार हो, खांसी हो या नज़ला ज़ुकाम हो तो अपना टेस्ट करवाएं। अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे एहतियात करें।
घबराने की ज़रूरत नहीं है, मामला ज़रूर बढ़ रहे हैं मगर इंटेंसिटी जो कोविड-19 की थी पहले फेज़ में या दूसरे फेज़ में उससे मुकाबले में ये जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम है। लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं मगर हॉस्पिटलाइज न होने की वजह से लोग जो है वो गफलत न बरते बल्कि एहतियात ही करें। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे और हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।